गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अब हम सबसे बड़े प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं। यह है तिङन्त प्रकरण। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि तिङन्त प्रकरण इतना बड़ा क्यों है। तिङन्त प्रकरण में आती क्या क्या चीज़ें हैं। तिङन्त प्रकरण में जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, भ्वादय से लेकर के मतलब भू से लेकर के चौरादी तक के 10 गण और ण्यंत सन्नंत यङन्त यंगलोवंत नाम धातु और कण्डवादी इतने सारे धातु, मतलब ये वाले तो थे आपके औपदेशिक धातु इन गणों में जो पढ़े गए। इधर जो आए थे वो थे आतिदेशिक धातु और सौत्र धातु भी इन्हीं के अंतर्गत इंक्लूड हैं पाणिनि जी के, क्योंकि धातु के 3 प्रकार हैं। औपदेशिक धातु जिनका पाणिनि जी ने धातु पाठ में पाठ किया है, ऐसे धातु औपदेशिक धातु हैं। आतिदेशिक धातु माने जिनका पाठ नहीं किया है पर उन्हें उनसे णिच प्रत्यय लगा करके, यंग प्रत्यय लगा करके, सन प्रत्यय लगा करके विविध प्रकार से उसे बनाया जा सकता है। आतिदेशिक धातुत्व तो वहाँ समझना चाहिए जहाँ सनाद्यंता धातव जैसे सूत्र धातुत्व का आतिदेश कर रहे हैं। औपदेशिक धातुत्व तो वहाँ समझना चाहिए जहाँ भूवादेव धातव जैसे सूत्र धातु संज्ञा कर रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन वगैरह? ठीक है, चल कल भाई यहाँ का एक वो रख लेना, वो क्या करेगा है हमें और भी स्टैंड के लिए। और उसके बाद इन धातु प्रकरण की पद व्यवस्था के लिए 2 प्रकरण। उसके बाद ये तो कर्तरी लकार हो गया यहाँ तक। फिर कर्तरी लकार के बाद कर्म कर्तरी प्रक्रिया है, ठीक है, और लकारार्थ प्रकरण है। और ये भाव पहले इसको ले लो, पहले भाव कर्म प्रक्रिया है जिसमें भाव दरअसल यहाँ तक 18 तक तो कर्ता अर्थ में प्रत्यय करने पर, अभी आप एक सूत्र पढ़ने वाले हैं लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः। ये जो तिवादी अष्टादश प्रत्यय हैं, इनसे जो प्रत्यय लग रहे हैं वो हैं तो 18 ही, लेकिन इनका विस्तार बहुत है। तो इसलिए जब ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा तो उसके लिए इतना सारे प्रकरण में प्रक्रिया कहे। 19वां जो प्रकरण है जो कि इसमें आगे आएगा, इसमें लिखा है भावे कर्मणि च प्रत्यय। भाव और कर्म अर्थ में जब प्रत्यय होगा तब क्या रूप बनेगा, मतलब जिस धातु से आप कर्ता अर्थ में प्रत्यय देख रहे हो, यदि उस धातु से भाव या कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ तो रूप क्या बनेंगे, उसकी जानकारी इस भाव कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत दी गई है। कर्म भी कहीं कहीं कर्ता बन सकता है, वो विशेष कंडीशन इस कर्म कर्ते प्रक्रिया के अंतर्गत दी गई हैं। और 21 नंबर का प्रकरण है अंतिम लकारार्थ प्रक्रिया। लकारार्थ मतलब जिन लट लिट इत्यादि 10 के स्थान पर ये तिवादी होते हैं उनको बोलते हैं लकार। लकारों की संख्या 10 है, आगे बताया जाना है। तो इसमें ये अंतिम प्रकरण है, मतलब लकारों के अर्थ को आगे बताया जाएगा। तिवादियों का अर्थ तो बीच में यहाँ कह देंगे, लेकिन लकारों के और जो विशेष अर्थ हैं सामान्य अर्थ की अपेक्षा, सामान्य अर्थ तो यहाँ बताए जाएंगे, वर्तमान लिट बताया जाएगा, परोक्ष लिट बताया जाएगा, ये सामान्य अर्थ तो यहाँ बताए जाएंगे इन लकारों के। लेकिन विशेष लकार आपको लकारार्थ प्रक्रिया में अंतिम में बताए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 21 प्रकरणों का 21 प्रकरणानां यत् प्रकरणम वर्तते तत् तिङन्त प्रकरणम धातु प्रकरणम वा इति तस्य नाम। तो इसलिए इसका टाइटल भी दिया गया है कि धातु प्रकरणे धातोः प्रकाराः, मतलब औपदेशिक आतिदेशिक और सौत्र इस टाइप के धातु, और प्रकरण निरूपणम च, और कितने प्रकरणों का निरूपण इसके अंतर्गत किया जाएगा ये बताया। समझ में आया? अभिषेक तो इधर उधर बहुत झांक ताक के देख रहा था, क्या समझ में नहीं आ रहा था तुझे? है ठीक है, बता देना यहाँ समस्या है तब, ठीक है। हाँ चल, मैंने इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए बड़ी विशिष्ट तैयारियां की।
जिस टाइम पर ये पढ़ाया। और उस तैयारी का लाभ ये है कि अब आप यहाँ जो इस पाठ को सुन रहे हैं, ये आपको सबसे अलग एक मैंने इस तरीके से इसे तैयार करने की कोशिश की है कि उस व्याकरण की जो पाणिनी परंपरा है उससे आपको ये पाठ साक्षात जोड़े। यह प्रयास रहा है। भली लघुकौमुदी पढ़ा रहे हैं लेकिन तरीके से उससे ही चले हैं। आपने पहली वाली स्लाइड देख ली, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया इसे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तुम में से पहले वादी तो पढ़े होंगे तुम लोग, कुछ लोग तो सारस्वत पढ़ा होगा। और हाथ उठाओ जो पढ़े हैं। हाँ, गौरव पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो अब सुनना इसे है आगे का बात। क्यों ये नहीं पढ़ा सूरज है? हाँ, वही तो हाथ नहीं खड़ा किया। मैं कहाँ खोया हुआ है ब्रह्मांड में अपने ही। चल तो सुनना, मैं नए से मतलब स्टार्टिंग से लेकर के और आप नहीं जानने वाली भी ऐसी बातों को भी टच करूंगा। जो प्रकरण का मूल है, जितनी पंक्तियां हैं उन्हें तो हम स्पर्श करेंगे ही। दरअसल जरूरत क्या है 10 प्रकरण बनाने की है? क्योंकि आप यदि धातुओं को पढ़ा रहे हैं तो ये 10 प्रकरण क्यों बनाए भाई? तो इसका एक ही उत्तर है, 10 प्रकरण बनाए इसलिए कि दरअसल क्या है, धातुओं में सभी धातुएं एक जैसी नहीं चलती। यदि एक जैसी चलती होती, कोई एक बच्चा पढ़ के 10 लकार याद कर लेता, सबके वैसे ही उसकी टोन में टोन मिला कर के रूप चला लेता बड़े आराम से। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर भू धातु के रूप आप कैसे पढ़ते हो? भवति भवतः। इसकी टोन पर कुछ तो चल सकते हैं, जैसे दिवु धातु के दिव्यति दिव्यतः, ये तो चल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं चल सकते। जैसे एक धातु है बहुत ही प्रसिद्ध, डुदाय दाने, उसके रूप कैसे चलते हैं? जिसका ददाती रूप बनता है, बनाओ ना, ददाति दत्तः। इसके क्यों नहीं चला? ददाति ददतः ददंती, ऐसे क्यों नहीं चल के भाई? इसका मतलब ये कुछ बीच में है तो लोचा, जिससे एक जैसे रूप नहीं चल पा रहे हैं। ये तो मैं एक लकार की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक धातु के जैसे 10 लकार चल रहे हैं, ऐसे रूपों में भिन्नता है। इसी भिन्नता को देखते हुए पाणिनि जी ने इनका जो डिवाइडेशन है वो 10 प्रकरणों में किया, जिनको आप कहते हैं भुआदि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण है, चौरादि पर्यंत तक ये गण है। ये रूपों के अलग अलग थे। समझ गए ना? माता पुष्पा दीक्षित जी कहती हैं कि वस्तुतः इस प्रकरण को इस तरीके से, इस दृष्टि से पढ़ाया जाना चाहिए, सार्वधातुक लकार और आर्धातुक लकार, क्योंकि सार्वधातुकों के रूप एक जैसे चलते हैं, आर्धातुकों के रूप एक जैसे चलते हैं। माता पुष्पा दीक्षित जी वह हैं जो अभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ पर पाणिनि शोध संस्थानम की वो हेड हैं, उसकी स्थापना की है। वहाँ छात्रों को अष्टाध्यायी पद्धति से अध्ययन कराती हैं। संस्कृत जगत में, विशेषतः व्याकरण जगत में उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। भट्टोजी दीक्षित जी के बाद उन्होंने एक नव्य प्रक्रिया का विकास किया है, इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है आज के हिसाब से नव्य सिद्धांत कौमुदी। उस नव्य सिद्धांत कौमुदी में जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक तो नवीन लोगों के मत का, नवीन लोगों की प्रक्रिया का आश्रय किया है। नवीन माने भट्टोजी दीक्षित जी से लेकर के आगे तक के आचार्य, अर्थात जो प्रकरण क्रम से पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या करते हैं। प्राचीन आचार्य वो आचार्य हैं जो अष्टाध्यायी में जो सूत्र जिस क्रम में पढ़ा गया है उसी क्रम में व्याख्या करते हैं। तो नव्य सिद्धांत कौमुदी एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ उन्होंने बनाया है, कई सारे भागों में है, हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है वो, कि जिस नव्य सिद्धांत कौमुदी को उन्होंने नव्य और प्राच्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से सुसज्जित करके उसे बनाया है। ठीक है, तो आइए। तो भुआदि 10 लकार में एक अलग अलग विकर्ण प्रत्यय है, जिसके कारण ये रूप अलग अलग बनते हैं। नहीं तो पाणिनि जी इतनी मेहनत, पाणिनि जी ने बड़ा शॉर्ट करने का काम किया है। पाणिनि जी चाहते हैं कि ये संक्षेपीकरण हो कैसे भी,
पाणिनि जी इस विषय में गए नहीं हैं कि कोई बड़ी बड़ी व्याख्याएं बनाओ, नहीं तो वो सूत्र क्यों बनाते हैं, नहीं तो उन्हें भाष्य बनाना चाहिए। भाष्य माने किसी चीज़ की बड़ी व्याख्या, विशद रूप से उसका डिस्क्रिप्शन लिखा गया हो। पाणिनि जी बहुत इस बात के पक्षधर रहे कि उन्होंने लघु से लघु संज्ञाएं की, लघु से लघु सूत्र बनाए और इतने सारे संस्कृत वाङ्मय को मात्र 4000 सूत्रों में निबद्ध करके रख दिया। व्याख्याकारों के कारण थोड़ा वो ज़्यादा बढ़ गया है। यदि आप अष्टाध्यायी क्रम से, जैसे माता पुष्पा दीक्षित जी पढ़ाती हैं, आप 3 से 4 महीने में अच्छे प्रक्रिया के जानकार हो जाएंगे यदि उस क्रम से चलेंगे तो। इसलिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त जहाँ क्योंकि लघु कौमुदी पढ़ा रहे हैं, ये माता पुष्पा दीक्षित जैसा प्रक्रिया बताना चाहती हैं वैसा ये ग्रंथ फॉलो नहीं करता है ना। क्योंकि हम आपको यहाँ लकार क्रम से पढ़ाएंगे, लट के बाद लिट के बाद लुट फिर लिट, लेकिन माता जी कहती हैं कि नहीं, सार्वधातु कार्य सभी गणों की धातुओं के, सभी इन 10 गणों की जो धातु हैं उनके सार्वधातु कार्य एक जैसे हैं, आर्धातु कार्य एक जैसे हैं, बस इनका विकर्ण प्रत्यय मात्र अलग अलग है, ये उनका कहना है। समझ गए ना? तो चल तो आगे पढ़ते हैं। तो इनके कारण ये भेद है। जैसे सप, जैसे भवादिगण में सप आप देखोगे, इधर लुक देखोगे, इधर श्लू देखोगे, इधर स्यन, इधर स्नु, इधर स प्रत्यय, इधर स्नम, इधर तनादि में देखोगे ऊ प्रत्यय, क्रादि में देखोगे ना प्रत्यय स्ना, और चुरादि में देखोगे आप ऋणिच। सब तो वहाँ पे भी रहता है। सबको किसी गण से जोड़ करके नहीं देखना। एक बात और कहनी है, सब तो उत्सर्गतः सभी से प्राप्त है। जो भी हो रहे हैं विकरण वो सबको बाध करके हो रहे हैं, जितने भी विकरण हैं। ठीक है, एक एक रूप दे दिया है कि देखो आप रूपों में अंतर पाओगे यहाँ। ठीक है, क्या क्या रूप में अंतर है। विकरण प्रत्ययों को एक लाइन में लिख दिया है कि किस विकरण प्रत्यय का क्या क्या बचता है। जैसे सप का आ बचता है, औरों के क्या क्या बचते हैं ये मैं उन गणों में भी जहाँ आपको जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उधर पढ़ा दूंगा। अभी देखना नाम आ गया जैसे भूवादौ सप अदादिकेषु लुगपि श्लूस्याजुहुत्यादिषु स्यन्दैवादिक धातुषु स्नुरपि च स्वादौ तुदादौ च सह रुधाद्यौ स्नमथोतनादिषु भवेद् उ प्रत्ययः क्र्यादिषु स्ना स्यात् स्वार्थिक णिच्चुरादिषु पुनस्तत्रापि सब जायते। चुरादि में भी पुनः तत्रापि सब जायते, णिच के साथ वहाँ पर भी सब हो जाता है। ऐसे करके सभी विकरण प्रत्ययों को और इनको इन्होंने एक साथ बताया। अब हम पढ़ते हैं पहला वाला सूत्र। पहला सूत्र है तुम्हारा लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य। यहीं से स्टार्टिंग किया है ना। इस सूत्र का अर्थ दिया लकाराः सकर्म केभ्य कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। क्या मतलब है? जो ये लकार हैं, ल क्या हैं? लट लिट लुट इत्यादि, ये जो इधर दिए हैं लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लुंग रिक, इनमें ल मात्र शेष रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है लकार। इनको इस क्रम से पढ़ा गया है जैसे लट में अ, और इसमें भी ये ध्यान रखिए लोट पर्यंत ये जो 6 लकार हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लकार टित लकार हैं। टित माने इनमें ट जुड़ा हुआ है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और ये इस क्रम से लिखे गए हैं। ल में अ, लिट में ई, मतलब अ ई उ, फिर रिकार नहीं है, ली और ए और ओ, मतलब अयों रिलेट में जिस क्रम से वर्ण है उस क्रम से इन्हें लिखा गया है। तो ये 6 लकार टित हैं। अब इनमें से जो लेट लकार है उसका प्रयोग छंद में होता है। आगे इसमें नीचे एक पंक्ति दी है एषु पंचमो लकारस छंदो मात्र गोचरः। इनमें जो 5वां लकार है 1 2 3 4 5, 5वां कौन है? लेट। ये छंद अर्थात वेद में ही इसके प्रयोग मिलते हैं, अर्थात और जो लकार हैं उनके प्रयोग लौकिक संस्कृत में भी मिलेंगे और वैदिक संस्कृत में भी मिलेंगे, किंतु लेट लकार का जो प्रयोग है, लेट लकार के जो रूप हैं जिस किसी भी धातु के,
उन सब का प्रयोग छंद मतलब वेद में होता है। तो इसलिए लिखा येषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। 6 टित बताए, अब तो इसमें से 5 ही टित बचे, एक तो चला गया ना। उसके बाद लोट के बाद लंग लिंग लुंग लृंग, ये जो 4 लकार हैं, ये 4 लकार ङित लकार हैं। मतलब ङित का मतलब इनका ये ङ वर्णित संज्ञक है, इसलिए ये ङित लकार होंगे। समझ गए? तो ये जो लकार हैं 10 लकार हो गए ये टोटल मिलाकर के। 10 कैसे हो गए तुम तो कहोगे अब ये 9 एक चला गया उधर के लिए, इसका वर्णन ये यहाँ नहीं करने वाले अब, क्योंकि वेद की चीज़ का वैदिक प्रक्रिया में वर्णन होगा। अब यहाँ नहीं लेट लकार का वर्णन होगा। अब आगे चल के क्या होता है, ये लिंग लकार के 2 भेद हो जाते हैं। एक तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट, ये सूत्र के कारण विधिलिंग कहलाता है, और दूसरा आशीषी लोट, इस सूत्र के कारण आशीर लिंग कहलाता है। आशीषी लिंग लोटम, इसके कारण वो आशीर लिंग कहलाता है। तो विधि के मतलब लिंग लकार के 2 भेद हो गए, विधि लिंग और ऐसे ही यदि इस प्रकार से भेद देख रहे हैं तो लोट भी 2 प्रकार का हो जाएगा, विधि लोट और आशीर लोट। लेकिन आशीर लोट के रूप जो है 2 जगह ही बनते हैं, इसलिए उसको अलग भेद करके दर्शाया नहीं है, वैसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ें तो ये लकार किन अर्थों में होते हैं बच्चा? सकर्मकेभ्य धातुभ्य कर्मणि कर्तरि च, सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में होंगे। अकर्मकेभ्य भावे कर्तरि च, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होंगे ये सभी लकार। इसलिए देखो सकर्मक जो धातु होगा वो कर्तरी लकार होगा, माने उसका कर्तृवाच्य भी होगा, उसका कर्मवाच्य भी होगा। यदि धातु अकर्मक है तो उसका कर्तृवाच्य होगा और भाववाच्य होगा, माने कि कर्मवाच्य उसका। हम पता कैसे करेंगे कि यह धातु अकर्मक है, यह धातु सकर्मक है? तो इसके लिए कहा कि इसके कुछ तरीके हैं, क्योंकि हम लकारों को अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो 19वां जो प्रकरण है उसमें ही भावार्थ में और कर्म अर्थ में लकार बताया है। अन्यत्र तो इधर कर्ता अर्थ में लकार आपको बताया जाएगा। कर्तरी लकार पहले पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कर्तरी लकार का ही बहुत ज़्यादा विस्तार है, इसके ही रूपों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। बाकी कर्मणि जो लकार है या भाव में जो लकार है वो सरल है। ठीक है, तो हम जानेंगे कैसे कि कौन धातु सकर्मक है कौन धातु अकर्मक है। उसके लिए आप ये कार्य करके लाइएगा। मैंने स्लाइड में कुछ सकर्मक अकर्मक धातुओं को पहचानने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, तो इनको जान के आइएगा, पढ़ के आइएगा। ये दोनों स्लाइड उसी प्रकार की हैं जिसमें सकर्मक और अकर्मक धातु के विषय में बताया गया है। तो आज आप लह कर्मणि चा भावे चा कर्मकेभ्य इस सूत्र का व्याख्यान पढ़ के आएंगे। सामान्य मैंने से बता दिया है। सकर्मक अकर्मक धातु कौन कौन होते हैं ये जान करके ही कल पाठ यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो आज केवल एक सूत्र हुआ, शुरुआत का इंट्रो हुआ इन सभी पूरे तिङन्त प्रकरण का। इससे आगे कल करते हैं। ठीक है, चलिए पहुँचिए। हर हर महादेव सभी को।